ऑनलाइन चल रही क्लास में प्रिय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम सभी हितोपदेश के संबंध में जानेंगे कि हितोपदेश नीति का ग्रंथ है या कथा साहित्य का भाग है। क्योंकि अब से पहले हमने कथा साहित्य के भेद, कथा साहित्य का उद्देश्य, कथा साहित्य क्यों लिखी जाती है, इसके संबंध में पढ़ा था। अब हम, क्योंकि हितोपदेश कथा साहित्य का ही भाग है, हितोपदेश का परिचय, हितोपदेश में कितनी कथाएं लिखी गई हैं और उन सब का मुख्य उद्देश्य भी क्या है, इस संबंध में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम क्या है, प्रमुख रूप से लिए जाते हैं और विद्वानों का भी मानना है कि पंचतंत्र का ही दूसरा संस्करण क्या है, हितोपदेश है। ग्रंथकार ने भी हितोपदेश के लेखन का आधार पंचतंत्र को ही बनाया है। यह तथ्य उन्होंने हितोपदेश की जो भूमिका लिखी है, प्रस्ताविका जो लिखी है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मित्रलाभ सुहृद भेदो विग्रह संधि रेववा पंचतंत्रात् तथा अन्य स्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिखे थे। अर्थात मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये सभी पंचतंत्र और पंचतंत्र से भिन्न जो भी नीति के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का सहारा लेकर के ये पुस्तकें अर्थात ये हितोपदेश लिखा गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। तंत्र कहते हैं युक्ति को, तंत्र कहते हैं नीति को अर्थात फार्मूले को। 5 अध्याय कह सकते हैं अपन। उन्हीं 5 अध्यायों में मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति तथा संधि विग्रह को काको लुकीय नाम भी दिया गया है। इसमें कुल 71 कथाएं हैं और इसकी जो प्रधान कथा है वो अमर शक्ति के पुत्रों को जो दुष्टता अर्थात अध्ययन में बिल्कुल ही शून्य और राजनीतिक समझ से भी शून्य, उनको समझाने के लिए जितने प्रयास किए गए हैं वो इस कथा के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। आचार्य विष्णु शर्मा ने विभिन्न नीति कथाओं के माध्यम से 6 मास के अंदर ही उन राजपुत्रों को पारंगत बनाने हेतु इस पंचतंत्र की रचना की थी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा वास्तविक रूप से अर्थात आचार्य चाणक्य ही हैं और ये नीति कथा का क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हितोपदेश में नीति कथा की प्रेरणा पंचतंत्र से ली गई है। यहाँ उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि हितोपदेश के अंदर 4 परिच्छेद हैं। पंचतंत्र में तंत्र था उन अध्यायों का नाम और हितोपदेश में ये क्या है, परिच्छेद हैं। पहला परिच्छेद मित्रलाभ है जो आपके सिलेबस में लगता है, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। पंचतंत्र का आरंभ जहाँ मित्र भेद से होता है, वहीं हितोपदेश का प्रारंभ क्या है, मित्र लाभ से होता है। हितोपदेश में नीति कथा की प्रेरणा पंचतंत्र से ही ली गई है। इसमें इसके जो रचयिता हैं नारायण पंडित, उन्होंने इन सभी कथाओं को अलग अलग परिच्छेदों में रखा है। कई कथाएं पंचतंत्र से ज्यों की त्यों ली गई है और कुछ कथाओं में क्या है, कुछ भिन्नता भी है। हितोपदेश में कुल 73 कथाएं हैं, जिनमें से 25 कथाएं क्या है, पंचतंत्र से ही ली हुई हैं। इनकी भाषा पंचतंत्र की भाषा की से भी बहुत ज़्यादा सरल और सुबोध है। इसमें प्रथम द्वितीय परिच्छेद को पंचतंत्र के आधार पर न रख करके उनको आगे पीछे रखा गया है और प्रस्ताविका में भी इनका नया रूप दिया गया है। हितोपदेश के श्लोक पूर्ण रूप से उपदेशात्मक है, अर्थात
केवल और केवल उनमें उपदेश की ही शिक्षा दी गई है। ये श्लोक प्राचीन नीति ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। कामंदकीय नीति सार नामक ग्रंथ से भी अनेक श्लोकों का संकलन किया गया है। अन्य श्लोक महाभारत से, धर्मशास्त्रों से, पुराण आदि ग्रंथों से भी उद्धृत किए हैं और कुछ श्लोक स्वयं पंडित नारायण शर्मा के भी स्वरचित भी हैं। इस पुस्तक पर शुक सप्तति तथा वेताल पंचविंशति का प्रभाव भी देखा जा सकता है। हितोपदेश में कुल 679 श्लोक हैं। हितोपदेश की शिक्षाप्रद कथाएं अत्यंत रुचिकर और मनोरंजक हैं। इस कारण यह ग्रंथ पंचतंत्र की अपेक्षा और अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसलिए हितोपदेश को संस्कृत विद्या मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह आपका एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत विद्या मंदिर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अर्थात हितोपदेश को संस्कृत विद्या मंदिर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हितोपदेश के रचयिता का नाम, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी, पंडित नारायण शर्मा है। यह बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित थे। हितोपदेश के अंतिम श्लोक में इन्होंने उनका परिचय भी दिया है। नारायण कवि ने इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी के आसपास की है। इस ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति भी प्राप्त हुई है, जिस पर अंकित तिथि 1373 ईस्वी है। अतः इससे पूर्व ही इसकी रचना हो गई ऐसा लगता है। हितोपदेश में भट्टारकवार शब्द का प्रयोग भी हुआ है। यह भट्टारकवार शब्द रविवार के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द का प्रयोग 900 ईस्वी के लगभग प्रचलित हुआ है। अतः हितोपदेश की रचना 900 ईस्वी के परवर्ती काल में अर्थात बाद के काल में हुई है, क्योंकि भाषिक रचना से यही प्रमाणित होता है कि राजा धवल चंद्र की स्थिति काल भी इस तथ्य को पुष्ट करती है। हितोपदेश का जो उद्देश्य है वो इसमें नीति कथात्मक रचना होने से हितोपदेश का उद्देश्य पूर्ण रूप से उपदेश देना ही है। जैसा कि इसके नामकरण से भी सिद्ध होता है, हितोपदेश, हित प्लस में उपदेश, अर्थात जिसमें हित का उपदेश दिया गया हो, जिसमें कल्याण का उपदेश दिया गया हो, जिसके अंदर क्या है, भलाई का उपदेश दिया गया हो। ग्रंथ की प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के पुत्रों को नीति विषयक शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने जो शिक्षाप्रद कथाएं प्रस्तुत की हैं, इसकी पहली कथा भी जैसा कि आपके सिलेबस में है। हितोपदेश में नीति शिक्षा के साथ साथ भाषा शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस कारण इसमें लंबे समासों का क्या है, अभाव है, छोटे छोटे वाक्य हैं और बहुत क्लिष्ट पदों का प्रयोग भी क्या है, नहीं किया गया है। श्लोकों का अन्वय भी बहुत ही सुगम और सरल है। तिगंत क्रियापदों के स्थान पर कृदंत ये क्रियापदों का प्रयोग ही अधिकतर मिलता है। भाषा शैली अत्यधिक आकर्षक और सरल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हितोपदेश आबाल वृद्ध अर्थात छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध पर्यंत भी क्या है, बहुत रोचक है। अर्थात हर किसी, जब भी हम इनकी कथाओं को सुनते हैं, हर बार इन कथाओं में क्या है, नवीनता ही नवीनता नज़र आती है। अर्थात एक भी कथा ऐसी नहीं है जिस कथा को सुन करके क्या है, नीरसता उत्पन्न हो। इसलिए पंचतंत्र एक ऐसा कथा ग्रंथ है जिसका लगभग विश्व की सभी भाषाओं में क्या अनुवाद हो चुका है। और अभी हम कह चुके हैं कि हितोपदेश की भाषा पंचतंत्र से भी क्या है, ज़्यादा सरल है। और यही कहानियाँ हम कुछ शब्दों के हेर फेर से अपनी दादी और नानी अर्थात घरों में भी सुनते आए हैं। और ये कहानियाँ, इनमें मुख्य रूप से जो पशु पक्षियों को पात्र बनाया है, उनको पात्र बनाने का उद्देश्य भी यही है कि छोटे से छोटे बच्चे भी उन पात्रों को, उनके माध्यम से कही गई बातों को बहुत सरलता से समझ सकें
और उनको भी इस नीति की जो शिक्षा दी गई उसका ज्ञान हो सके। इसका मुख्य जो उद्देश्य है हित का उपदेश देना, वो इसकी कथाओं से ही सिद्ध होता है। इसकी प्रत्येक कथा में किसी न किसी शिक्षा का, किसी न किसी नीति का उपदेश छिपा हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि आज आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आपने हितोपदेश क्या है इसका परिचय आज हमने जाना। आगे हम हितोपदेश की कथाओं का सार, हितोपदेश में जो गद्य भाग दिए उनका अनुवाद से उनकी व्याख्या और श्लोकों की व्याख्या भी पढ़ेंगे। आप धन्यवाद।